दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि अन अकेडमी ने जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है, रेज हैंड का। रेज हैंड के ऑप्शन में क्या होता है कि जब कभी भी आपको आपके एजुकेटर से बात करनी होती है, आप रेज हैंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से आपके एजुकेटर आपको इनवाइट करते हैं। और जैसे आप टेलीफोन पे बात करके, फोन कॉल पे बात करके, मोबाइल पे बात करते हैं जैसे एक दूसरे से, वैसे आप बात करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो आपके डाउट को इमीडिएटली रिजोल्व करेंगे। अब आप मजा लीजिए अपने रिवीजन सेशन का। जय हिंद, जय भारत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज जो है कस्टम्स एक्ट में क्या होता है उस चैप्टर के बारे में हम जानना चाहते हैं कि टाइप्स ऑफ ड्यूटीज क्या है, कैसे लगती है, उन सब के बारे में। तो देखो, हमने पढ़ा कि कोई भी गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, कोई भी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी चार्ज होती है, एक्सपोर्ट करते हैं तब एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है, और इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होती है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे जो हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो सारे सेक्शंस आपके कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के होंगे। टैरिफ का मतलब क्या होता है? रेट। मतलब ये जो एक्ट बनाया गया, इस एक्ट में सिर्फ ये बताया गया कि कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उस केस में उन गुड्स पे ड्यूटी कौन सी रेट से लगती है, कैसे लगती है, किस हिसाब से लगती है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेटा। ओके, तो इसमें फर्स्ट शेड्यूल जो है, फर्स्ट शेड्यूल बताता है इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में, सेकंड शेड्यूल बताता है एक्सपोर्ट ड्यूटी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले असेसेबल वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, जिस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये असेसेबल वैल्यू सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी बेटा। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग आपने असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ये हम वैल्यूएशन चैप्टर के रिवीजन के टाइम पर पढ़ेंगे। उस असेसेबल वैल्यू पे सबसे पहले आप बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करोगे, इसकी रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज चार्ज करोगे जो 10% होगा बेसिक कस्टम ड्यूटी का, चाहे वो क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, आपको चार्ज करना है। एंड अदर कस्टम्स ड्यूटीज, अदर कस्टम्स ड्यूटीज में सेफ गार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स, ये सब ड्यूटीज होती है वो चार्ज होती है। सर ये सारी ड्यूटी एक साथ चार्ज होती है? बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई भी एक ड्यूटी लगती है, बराबर है। बट ये हर बार नहीं लगती, कुछ ही आर्टिकल्स में, कुछ ही केसेस में लगती है, कुछ सर्कमस्टांसिस में लगती है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो टोटल आएगी फिर इन सब की टोटल, इन सब की टोटल पे को नाम दे दिया हमने ए। इस टोटल पे लगेगा आईजीएसटी और इसी टोटल पे लगेगा कंपनसेशन सेस। आईजीएसटी और कंपनसेशन सेस आपको तभी लगाना है जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, अदरवाइज आपको नहीं लगाना ये। फिर जो टोटल आएगी इन सबको जोड़ने पे यहाँ से यहाँ तक की, उसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, बराबर है। और ड्यूटी का अगर अमाउंट पूछे कि टोटल ड्यूटी कितनी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इनको जोड़ देना। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम इसको समझते हैं। इधर आइए बेटा। जैसा कि असेसेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 1 लाख रुपीज़। बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है 10%, आईजीएसटी की रेट है 18%, कंपनसेशन से 15%, सेफ गार्ड ड्यूटी दी है 20%। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ऊपर जो आप लिखोगे कि कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटीज, बराबर, तो उसमें याद रखना कंप्यूटेशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी एज पर द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। कस्टम्स एक्ट 1962 मत लगा देना, कस्टम्स एक्ट नहीं आएगा, कस्टम्स टैरिफ एक्ट आएगा, क्योंकि इसमें ड्यूटी के जो सेक्शन है वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा। सबसे पहले आपको असेसेबल वैल्यू लिखना है 1 लाख रुपीज़, और मैंने बोला उसके बाद आप यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। रेट है 10%, 10% ऑफ 1 लाख असेसेबल वैल्यू पे चार्ज होगी बेटा। ये आपके आ जाएगी 10,000। फिर आएगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज। सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्वेश्चन में नहीं दिया तब भी आपको लगाना है, और वो कितना लगेगा? 10% ऑफ बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितना आ जाएगा? 1000। 10,000 का 10%, 1000। उसके बाद आपको लगाना सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी जब आप चार्ज करोगे, बराबर है, अंडर सेक्शन 8B, ये जो ड्यूटी आप चार्ज करोगे ये 20%, ये असेसेबल वैल्यू पे चार्ज होगी सेफ गार्ड ड्यूटी। तो 20% ऑफ असेसेबल वैल्यू ये हो जाएगा आपका 20,000। असेसेबल वैल्यू 1 लाख है, इनकी जो टोटल आएगी ये कितना हो जाएगा? 1,31,000। इस पर आपको आईजीएसटी लगाना है, ये टोटल आपकी ए हो गई। यहाँ पर आपके आईजीएसटी लगेगा, बराबर है। आईजीएसटी सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग लगता है बेटा। ये देखो यहाँ पर सारे सेक्शन लिखे हुए हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 कंपनसेशन सेक्ट 39 के अकॉर्डिंग लगता है। सेक्शन याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस पर कस्टम टैरिफ एक्ट लिख सकते हो। तो ये कितना लगेगा आपको? आईजीएसटी 18%, तो 18% ऑफ 1,31,000, 23,580।
फिर बोला गया कंपनसेशन सेस, या अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 सारे सेक्शन कस्टम्स के इफेक्ट क्या है बेटा ये वाले। ओके ये कितना दिया 15% ऑफ 131,000, 131,000 का आएगा 19,650 ना प्लस 23,580 प्लस 131,000 174,230 ये है कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि ड्यूटी का अमाउंट कितना है, तो ड्यूटी का अमाउंट अगर आपको निकालना है तो आपको इन सब को ऐड करना होगा 1,000, 10,000, 20,000, 23,580 और 19,650 टोटल अमाउंट आ जाएगा 74,230। ये ड्यूटीज इनकी टोटल समझ में आया। अब इन्हीं सब केसेस को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। अभी इनकी जो थ्योरी है वो जरा हम देखते हैं, तो इधर देखना बेटा। थ्योरी के अंदर आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे आता हूँ। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में ये बोला गया कि भाई बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगती है सेक्शन 12 एक चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है, और कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंडर सेक्शन 2 में ये ड्यूटी चार्ज होती है। सेक्शन 12 किसका है? सेक्शन 12 है कस्टम्स एक्ट 1962 का जो चार्जिंग सेक्शन है। वो बोलता है कि कभी भी गुड्स अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आप ड्यूटी पे करने के लिए लायबल, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वहाँ पर, बराबर है। और ये जो होती है ये ड्यूटी लगती है आपके जनरली असेसेबल वैल्यू के ऊपर, जो अभी हमने पढ़ा था। ये 5%, 12.5%, 15%, 25%, 30% कुछ भी हो सकता है, बट इसकी पीक रेट जनरली होती है 10%। तो ये आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। IGST आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, कंपनसेशन सेस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है। ये ड्यूटी क्या होती है ध्यान से समझना। ये ड्यूटी होती है 8 बार बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बराबर ये ड्यूटी मानी जाती है। अब ये ड्यूटी जो होती है वो किस हिसाब की होती है, कैसे चार्ज होती है और कब होती है? तो सबसे पहली चीज़ मान लीजिए कि ये टैरिफ कमीशन, ये टैरिफ कमीशन है। टैरिफ कमीशन का काम है कि गुड्स जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है उन पर कंट्रोल करना, उन पर ध्यान रखना, उन पर कौन सी रेट लगेगी उन सब के बारे में सोचना। ये काम टैरिफ कमीशन का है। ये है गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट। अब टैरिफ कमीशन ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया कि ये जो प्रोडक्ट एक्स है, ये जो महेश गोल्ड इंपोर्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो है इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव ड्यूटी चार्ज करनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने दी? टैरिफ कमीशन ने। किसको दी? गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन पास करके ये जो है इस प्रोडक्ट पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगा देगा जो 8 बार BCD होगा। इसका मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी पे जो जो प्रोविजन लगते हैं वो सब प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे भी लगेंगे, बराबर है। वो सब के सब प्रोविजन प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे भी चार्ज होंगे आपके। ओके नाउ सेफगार्ड ड्यूटी 8B। सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करें। नाउ फ्रेंड, अब सेफगार्ड ड्यूटी अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन B जो है, सॉरी 8B नॉट सबसेक्शन B, सेक्शन 8B क्या बोलता है ध्यान से सुनना। मान लीजिए कि कोई गुड्स, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं रेगुलरली इंपोर्ट करता हूँ इंडिया में। ये प्रोडक्ट जो मैं रेगुलरली इंपोर्ट करता हूँ ये इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये पता गवर्नमेंट को लगता है। गवर्नमेंट को डाउट है, देखो उनको टैरिफ कमीशन ने नहीं बोला। टैरिफ कमीशन जब रिकमेंड करती है तो वो प्रोटेक्टिव ड्यूटी होती है। इनको टैरिफ कमीशन नहीं बोला, मोदी जी को खुद को लगा कि यार ये महेश गोल्ड रेगुलरली जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है वो हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा महंगा होता है, महेश गोल्ड एकदम सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है। महेश गोल्ड जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है वो इंडिया में 100 रुपये में बिक जाएगा, जबकि इंडिया में वैसा ही प्रोडक्ट जो बनता है वो कम से कम 170-180 रुपये में बिक रहा है। तो मतलब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के दिमाग में थॉट आता, तो गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दे। तो वो क्या करेगी, एक इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी करेगी उसमें टाइम भी लगता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले मुझे बोलेगी महेश गौड़, मैंने कहा यस सर, बोले प्रोविजनल बेसिस पर हम तुम्हारे पे सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज करें प्रोविजनल बेसिस पे। एक एग्जांपल से समझो, मान लो 1 जुलाई से गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्रोविजनल बेसिस पे सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं। अब ये सेफगार्ड ड्यूटी जो होती है ना बेटा, पहले 200 डेज के लिए लगेगी सिर्फ प्रोविजनल बेसिस पे, ताकि तब तक इंक्वायरी करे कि क्या हकीकत में महेश गोल्ड जो गुड्स इंपोर्ट करा वो इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करेगा क्या, 200 डेज तक के लिए। इसका मतलब हम यूँ बोल सकते हैं 16 जनवरी 2022 तक लगेगी। अब यहाँ पर ये जो 200 डेज है इसमें ये कंफर्म हो गया कि महेश गोल्ड जो गुड्स इंपोर्ट करता है वो इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ड्यूटी मुझे वापस रिफंड कर देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगा
कि महेश गौड़ जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है वो इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए खतरा बनता जा रहा है, तो उस केस में इंडियन इंडस्ट्री बंद हो सकती है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, 4 साल के लिए ये जो ड्यूटी वो इम्पोज कर देगी उस टाइप के प्रोडक्ट पर, 4 ईयर्स के लिए। 4 ईयर्स बोले तो यहाँ तक। अब यहाँ पर 4 ईयर्स में मैं काम करता हूँ। 1 जुलाई 2021 को फर्स्ट टाइम इम्पोज हुआ, तो 1 जुलाई 2025 तक, 22, 23, 24, 25, 4 साल तक ये लगा दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर फिर भी लगता है 4 साल के बाद में कि ये प्रोडक्ट इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता, तो 6 साल के लिए इस ड्यूटी को और बढ़ाया जा सकता है, मतलब 4 ईयर्स, उसके बाद 6 ईयर्स के लिए और। तो यहाँ पर यूँ बोल सकता हूँ मैं 1 जुलाई 2031 तक ये ड्यूटी मैक्सिमम लगाई जा सकती है, बराबर है। ओके, तो पहले 200 डेज के लिए प्रोविजनल बेसिस पे, देन 4 ईयर्स, देन आफ्टर 4 ईयर्स फर्दर 6 ईयर्स के लिए लगाई जा सकती है। नो सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी कब इम्पोज नहीं होगी, तो इधर देखो ये क्या बोलते हैं, इफ इंपोर्टेड फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, पहली कंडीशन है कि डेवलपिंग कंट्री से आप कोई गुड्स इंपोर्ट करो। कंडीशन नंबर 2, साथ में दूसरी कंडीशन क्या दी है, इफ इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स इनटू इंडिया। मान लो उस कंट्री से जितना भी गुड्स आ रहा है उसमें मेरा गुड्स ऐसा जो कम ड्यूटी वाला है, बट वो टोटल इंपोर्ट के 3% से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में सेफ गार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि 3% से कोई इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है। लेकिन शर्त क्या है, डेवलपिंग कंट्री से आ रहा हो तो। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लो अलग अलग खूब सारी कंट्रीज से गुड्स आ रहे हैं, अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज से गुड्स आ रहे हैं, अलग अलग इंपोर्टर उन गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इन्होंने क्या बोला, इफ द आर्टिकल इज इंपोर्टेड फ्रॉम मोर देन 1 डेवलपिंग कंट्रीज ईच विद लेस देन 3% या अप टू 3%, देन एग्रीगेट ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ऑल सच कंट्रीज टेकन टुगेदर डज नॉट एक्सीड 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट। मतलब जो एक साथ टोटल इंपोर्ट जो किया जा रहा है, जो लेस देन 3% है, 3% या उससे कम है, वो वाला जो पार्ट है उसकी टोटल 9% से ज़्यादा नहीं है, बराबर है, तो नहीं लगेगा। 9% से ज़्यादा तो सब पे लग जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आए ना। फ्रेंड्स इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जेड लिमिटेड अंडर सेक्शन 8B ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट फ्रॉम डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम 26 मार्च 2017 to 25 मार्च 2018, बोर्ड इज इंक्लूसिव आर एज फॉलोज, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और जेड लिमिटेड। ये जो है आपके ये सब डेवलपिंग कंट्री से गुड्स खरीद रहे हैं, और बाकी के अदर जो वो डेवलप्ड कंट्री से खरीद रहे हैं, तो आपको डेवलप्ड कंट्री पे तो लगेगी। डेवलपिंग कंट्री में किस पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगी आपको सिर्फ वो बताना, और किस पे नहीं लगेगी। ये इन्होंने टोटल इंपोर्ट दिया कि टोटल इंपोर्ट आपके पूरे इंडिया में जो 1 साल के अंदर हो रहा है इन कंट्रीज़ में से, वो है 5000 का, 5000 इन करोड़, 5000 करोड़ का, जिसमें से ए लिमिटेड जो गुड्स खरीद रही है वो 140 करोड़ है, बी लिमिटेड जो खरीद रही है वो 164 करोड़ है, सी लिमिटेड जो खरीद रही है वो 104 करोड़ है, और जेड लिमिटेड का 100 करोड़ है। तो ये टोटल इंपोर्ट का कितना परसेंटेज है पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम फर्स्ट वाला निकालते हैं तो 140 CR है, टोटल कितना 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना परसेंटेज आता है अगर हम देखें 2.8। अब 2.8 जो है 3% या उससे कम है, तो यहाँ पे लिखने का 2.8 बराबर है, अप टू 3% वाला यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड है 164, तो 164 डिवाइडेड बाई 5000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आएगा 3.28। तो ये जो है ये ज़्यादा है, तो ये अबाउट 3%, 3.28 इधर आएगा। 104 है वो आएगा 2.08, 100 जो है वो आएगा 2%। नीचे वाला निकालना नहीं क्योंकि आपको सिर्फ डेवलपिंग कंट्री का देखना है। टोटल देखो, टोटल इधर का आता है पहले, ये अबाउट 3% है, तो इस वाले पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। मतलब बी लिमिटेड जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है इस पे सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा, क्योंकि ये 3% से ज़्यादा है जो डेवलपिंग कंट्री से लिया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन है ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, जेड लिमिटेड पे क्या होगा, तो ए लिमिटेड, सी लिमिटेड, जेड लिमिटेड की पहले टोटल देखी जाएगी, क्योंकि ये 3% या उससे कम है, तो इसकी टोटल देखी जाएगी। टोटल कितना है जरा इनका देखते हैं। इनकी टोटल आती है आपके 6.88। ये जो टोटल आई ना, ये अगर मोर देन 9% होती तो सब पे लगता, बराबर है, और ये टोटल लेस देन इक्वल्स टू 9% है,
तो किसी पे नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इनमें से किसी पे भी चार्ज नहीं होगा। तो जो 9% वाला कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है कि जिन पे भी 3% से कम लग रही है, 3% तक लग रही है, उनकी टोटल 9% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। होगी तो सब पे सेफगार्ड ड्यूटी लग जाएगी। ओके, ना नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे ये है यूएसए, बराबर है, ये यूएसए के प्रेसिडेंट है अपने। अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने क्या किया, यूएसए गवर्नमेंट ने, उन्होंने यूएसए के मैन्युफैक्चर को बोला कि यार तुम अगर इंडिया में माल बेचोगे तो हम तुमको सब्सिडी देंगे, तो तुम कम कीमत पर बेचो। तुम्हारे गुड्स की कॉस्ट अगर 100 रुपये आती है, हम 50% सब्सिडी देंगे तो कॉस्ट 50 रुपया हो जाएगी। तुम थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट जो है वो जोड़ करके बेचो, ताकि इंडिया में जब गुड्स पहुंचेगा तो सस्ती कीमत पर पहुंचेगा, और इंडिया वाले उसको सस्ती कीमत पर बेचेंगे आगे। जो वो बेचेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कल को हमारी मोनोपोली होगी। तो हमारे यहाँ पे भी ये जो बाबा जी हैं, बराबर है, कौन, मोदी साहब, तो हमारे प्रधानमंत्री को मटर छिलने के लिए तो बैठे नहीं है यहाँ पे प्रधानमंत्री, दिमाग उनके पास में भी है। उन्होंने भी बोला यूएसए को, एक काम करो, दो सब्सिडी तुम भी, हम यहाँ पे ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी लगा देंगे। अब ये ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी क्या होती है, ध्यान से सुनना। जितने अमाउंट की सब्सिडी वहाँ पे दी जाएगी, मान लो कि मैं ये प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ, प्रोडक्ट जेड, ये प्रोडक्ट जेड में इंपोर्ट करता हूँ। ये प्रोडक्ट जेड जब मैं इंपोर्ट करता हूँ, इस प्रोडक्ट जेड को बनाता कौन है, यूएसए के ये भाई साहब बनाते हैं। यूएसए के इन भाई साहब को यूएसए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो ये मुझे जो है 1000 रुपीज़ में ये प्रोडक्ट दे देते हैं, एक यूनिट 1000 रुपीज़ में दे देते हैं। इंडिया में ये जो प्रोडक्ट है, बराबर, ये थोड़ा महंगा बिकता है। ओके, अब 1000 रुपीज़ में इन्होंने मुझे क्यों दिया, क्योंकि इनको 800 रुपीज़ की सब्सिडी मिली है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगी। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उस 800 रुपीज़ के अमाउंट की यहाँ पे ड्यूटी चार्ज कर लेगी, वो कहलाएगी ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी। बट ये ड्यूटी डायरेक्ट चार्ज नहीं होती, इसका भी एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है, ध्यान से सुनना। जब कभी भी कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, बराबर है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी चार्ज करेगी, ड्यूटी अगेंस्ट सब्सिडी अंडर सेक्शन 9। क्यों प्रोविजनल बेसिस पे, क्योंकि गवर्नमेंट पहले पता करेगी कि क्या हकीकत में यूएसए गवर्नमेंट इनको कोई सब्सिडी दे रही है, पहले इंक्वायरी तो करना पड़ेगा ना। तो ये ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस पे जो चार्ज होती है वो 6 मंथ के लिए होती है। जैसे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट जेड है, इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग पे वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, इंडिया में एक्सपोर्ट करने पे वहाँ पे सब्सिडी मिल रही है, तब गवर्नमेंट क्या कर देगी, इंडियन गवर्नमेंट इसी ड्यूटी को कंफर्म कर देगी, फिक्स कर देगी 5 ईयर्स के लिए। फिर फर्दर 5 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर सकती है ज़रूरत पड़ने पे, मतलब टोटल 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या, कई शातिर लोग भी होते हैं, पहले 6 मंथ के लिए प्रोविजनल बेसिस पे लगेगी, देन उसके बाद 5 ईयर्स, देन फर्दर 5 ईयर्स। अब शातिर लोग क्या करते हैं, अब जैसे इंडिया में भी कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको देश से ज़्यादा करेंसी प्यारी होती है। अब जैसे सेठ जी है, अब ये सेठ जी क्या करते हैं कि गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं। अब ये जो भाई साहब है, ये गुड्स को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचते हैं। अब इस पर सेफगार्ड ड्यूटी लग रही है, तो इन भाई साहब ने क्या दिमाग लगाया कि भाई यूएसए से इंपोर्ट करने वाले गुड्स पे सेफगार्ड ड्यूटी लगेगी, एक काम करो, यूएसए से पहले इस गुड्स को भेजता हूँ मैं नेपाल, फिर नेपाल से इंपोर्ट कर लेता हूँ। नेपाल में भी इनकी कोई यूनिट होगी, पहले वहाँ पे भेजा, फिर नेपाल से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और इंडिया को क्या बोले, ये गुड्स तो मैं नेपाल से लेकर के आ रहा हूँ, तो इस पर तो सेफगार्ड ड्यूटी लगनी ही नहीं चाहिए। ये गुड्स किसी और कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करेंगे, ये गुड्स तो मैं ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा, इस प्रोडक्ट का नाम या डिस्क्रिप्शन चेंज करके मंगवा लेंगे, बराबर है, डिसअसेंबल फॉर्म में मंगवा लेंगे। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो ये कर सकते हैं ये ड्यूटी बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एंटी सर्कमवेंशन मेजर्स भी निकाल दिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया ड्यूटी चोरी करने के लिए, आपने क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नाम या कंपोजिशन, तब भी ये ड्यूटी हम चार्ज कर लेंगे अगर पकड़े गए तो। या आपने इंपोर्ट किया आर्टिकल अनअसेंबल फॉर्म में या डिसअसेंबल फॉर्म में, या चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन और एक्सपोर्ट, या कोई भी ऐसा तरीका आपने अपनाया जिससे आप ड्यूटी चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी हम ये ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। आप ये नहीं बोल सकते नहीं इनका तो वो नाम ही नहीं है, नहीं ये तो डिसअसेंबल फॉर्म में है, ये कुछ नहीं चलेगा, ये ड्यूटी चार्ज होगी। इस पर बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है कि एंटी सर्कमवेंशन क्या क्या है जो गवर्नमेंट ने, एंटी सर्कमवेंशन मेजर जो गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती है, इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा। नाउ नेक्स्ट आती है आपके एंटी डंपिंग ड्यूटी। ना एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है जरा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे यूएसए, अब यूएसए के जो मैन्युफैक्चरर है उनको एक बार ये थॉट आया कि क्यों ना मैं बल्क क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करूं और सस्ती कीमत पर इंडिया को बेचूं।
ताकि इंडिया का जो इम्पोर्टर है वो उसको सस्ती कीमत पे खरीदेगा, इंडियन इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये यूएस है, बराबर, ये इंडिया के इम्पोर्टर है। अब यूएसए जो है वो क्या करता है कि यूएसए में तो प्रोडक्ट बेच रहा है कितने में, सेलिंग प्राइस जो यूएसए में सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपीज़ मान लो, लेकिन इंडिया का कोई पर्सन, जैसे ये इंडिया के भाई साहब ये अगर इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो यूएसए वाले इनको 80 रुपीज़ में देने को तैयार है। कितने में? 80 रुपीज़ में देने को तैयार है। तो मतलब अगर यही प्रोडक्ट जो 100 रुपीज़ वाला है वो इंडिया अगर इम्पोर्ट होता है तो 80 रुपीज़ में इम्पोर्ट हो जाएगा। इस पर बाकी की कॉस्ट जो है आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह एंड ड्यूटी, ड्यूटी में क्या, खाली बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, बस यही। ये जो ड्यूटी ये सब मिला करके इसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट हो जाता है 90, मतलब आईजीएसटी अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, 90 हो जाता है। इंडिया में ऐसा ही प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 110। अब ये 110 एक काम करते हैं, 110 की बजाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 105 जो है वो है। ओके, अब यहाँ ध्यान से सुनना, ये है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी, और यहाँ पे भी हमने कोई आईजीएसटी वगैरह नहीं लगाई है, बराबर है। तो अब इधर देखना, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ड्यूटी चार्ज होती है मार्जिन ऑफ डंपिंग के बराबर। तो ये जो 90 रुपीज़ इस पर को ड्यूटी चार्ज कर देंगे, वो ड्यूटी होगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, और एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी होती है? डंपिंग मार्जिन के बराबर होती है। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इधर देखना बेटा। कैलकुलेट कुछ इस हिसाब से होगी कि मार्जिन ऑफ डंपिंग कितना है। मार्जिन ऑफ डंपिंग होता है नॉर्मल प्राइस जो फॉरेन कंट्री में 100 रुपया, ये वाला, माइनस एक्सपोर्ट प्राइस। एक्सपोर्ट कितने में, क्या 80 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ मार्जिन ऑफ डंपिंग है, बराबर। साथ में निकाला जाता है इंजरी मार्जिन कितना हो रहा है, इंजरी मार्जिन मतलब कि वो प्रोडक्ट इंडिया में आते आते उसकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट कितना हुआ, 90 रुपीज़, और इंडिया में उसकी क्या सेलिंग प्राइस है, वैसा ही प्रोडक्ट जो इंडिया में बेचा जाता है, जो इंडिया में बनता है बिकता है, उसकी वैल्यू क्या है, बोले 105। तो 105 माइनस 90, कितने रुपए की कितने अमाउंट से इंजरी हो रही है, 15 रुपये से। तो 15 रुपया और 20 रुपीज़, विच एवर इज, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, उतने अमाउंट की ड्यूटी चार्ज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे 15 रुपीज़ की इसके ऊपर और ड्यूटी लगा दी जाएगी, वो ड्यूटी होगी एंटी डंपिंग ड्यूटी 15 रुपीज़, टोटल 105, ताकि वैल्यू बराबर हो जाए। सर अब इस पर तो आईजीएसटी लगेगा, वो तो बेटा इस पर भी लगेगा जीएसटी, बराबर। ओके सर, मान लीजिए ये सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। कौन सी सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई है? ये 100 रुपीज़ वाला जो अमाउंट है ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तब क्या करोगे? तब आपको देखना है कि क्या फॉरेन के किसी यूएसए किसी और फॉरेन कंट्री को प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लो जापान को बेच रहा है, और जापान को बेच रहा है 98 रुपीज़ में। तो जो 98 रुपीज़ है उसको नॉर्मल प्राइस मान लो क्या। सर मान लीजिए जापान को भी नहीं बेच रहा है या किसी और कंट्री में भी नहीं बेच रहा, तो क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे उसकी कॉस्ट, फिर उसमें एडमिन एक्सपेंडिचर जो हो गए, प्रॉफिट वगैरह जो हो गया, वो सब जोड़ करके कैलकुलेट किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पॉइंट एडिशनली और डाल सकते हैं। ये जो ड्यूटी लगती है बेटा, सबसे पहले प्रोविजनल बेसिस पे लगेगी 6 मंथ के लिए। कितने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए। फिर कंफर्म हो जाएगा क्या जानबूझ करके इंडियन मार्केट को डंप करने के लिए प्रोडक्ट सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा आगे 5 ईयर्स के लिए, और फिर फर्दर 5 ईयर्स के लिए भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री से प्रिस्क्राइब लिमिट में अगर गुड्स को इंपोर्ट किया जाता तो ये ड्यूटी चार्ज नहीं होती। वो प्रिस्क्राइब लिमिट क्या है वो यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं दी गई है, वो बदलती रहती है बेटा। ओके चलो, तो ये आपका हो गया क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये एग्जाम्पल भी है इसका एक ना। सोशल वेलफेयर सरचार्ज आपको पता है, नो सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट गुड्स पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। चलो ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बेटा हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अगर पसंद आया तो बेटा याद रखें, ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। देखो मेहनत है, एनिमेशन में भी मेहनत की है, हक बनता है, हक से लाइक लूँगा। तो बेटा वीडियो पसंद आया और आपके काम का तो लाइक देना ना भूलें आप। ओके, जय हिंद जय भारत।